Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्मोडायनेमिक्स पेपर को लेकर के आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने देखा होगा कि लगभग 4 या 5 वीडियोस हमने आपको दे चुके हैं। इसके बाद ये आज छठी वीडियो है, छठी क्लासेस आपके सामने दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी अन्य जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ आप जुड़िए और उन लोगों को जोड़िए। ये क्लास को, इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करने से वो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास तक नहीं आ पा रहे हैं उनको भी एक अच्छी क्लास, एक अच्छी नोट्स प्रोवाइड हो सकेगी। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग सेकेंड पेपर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी फ्रेंड्स उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जा करके एनर्जी से संबंधित, हीट से संबंधित जो क्लास है, जीरोथ लॉ से संबंधित, इसके बाद आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साथ ही साथ वर्कडन निकालना, आइसोथर्मल में वर्कडन कैसे निकालते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इन सभी चीजों का जो क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आज का जो टॉपिक है वह क्या है, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है, जिसे हम हिंदी में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं। देखिए, ऊष्मागतिकी का जब प्रथम नियम आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग में किस तरीके से बातें आनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इन सब चीजों को आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ अगर आप सही तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लासेस वीडियो से पढ़ते हैं तो पूरा भरोसा है कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और एक बार में ही चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं तो जैसे मान लीजिए यह कोई बॉडी है, देखिए यह क्या है, कोई बॉडी है या फिर कोई सिस्टम है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं कि अगर हम इस बॉडी या सिस्टम को एक्सटर्नली बाहर से डीक्यू हीट देते हैं, कितना देते हैं, डीक्यू हीट देते हैं, डीक्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह जो डीक्यू हीट हमने दिया सिस्टम को, यह कितने रूपों में डिवाइड हो सकता है या इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे हम कहें कि आपने घर से 100 रुपए गेन किया और उस 100 रुपए, ये आप हैं, देखिए आपने 100 रुपए लिया और 100 रुपए को लेकर के अब आप उसे कितनी तरीके से खर्च कर सकते हैं, इन बातों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है। तो जैसे कि डीक्यू हीट, डीक्यू क्या है, हीट है जो इस सिस्टम को दी गई है। अब देखिए, डीक्यू हीट टोटल आई, उस टोटल हीट में से देखिए होगा क्या, कुछ हिस्सा, सम पार्ट जो होगा वह इस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाएगा, अर्थात तापमान को बढ़ाने के लिए खर्च हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या कह रहा है कि जो डीक्यू हीट आई उसका कुछ हिस्सा टेम्परेचर को इंक्रीज करने, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाएगी। इसका मतलब है जस्ट लाइक हम या कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगी। किसमें लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगी। दूसरा, जो कुछ हिस्सा है इस हीट का, एनर्जी का, वह इंटरनल वर्कडन
वर्क डन को करने के लिए इंटरनल वर्क डन किसके बीच, तो कहेंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कुछ हिस्सा जो है वह इंटरनल वर्क डन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में खर्च होगा, अर्थात हम इसे कहेंगे कि यह इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, अर्थात हम कह सकते हैं DUP के रूप में खर्च हो जाएगा। यह था आपका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यह है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और कुछ हिस्सा जो होगा वह एक्सटर्नल वर्कडन को करने के लिए, एक्सटर्नल वर्कडन का मतलब है DW। ध्यान से आप समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कि जब हम किसी भी सिस्टम या बॉडी को DQ हीट देते हैं तो यह DQ हीट जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अर्थात हम ये कहें कि द क्वांटिटी ऑफ हीट DQ इज सप्लाइड टू द बॉडी, देन इट इज स्पेंड इनटू 3 वे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहां लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हेन DQ हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी देन इट इज स्पेंड इनटू द 3 वे। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे कि इट इज स्पेंड to increase the temperature of body, that is increase the internal kinetic energy which is represented by DUK. Next, some part of the heat given to the system is spent into the increase the internal work done between molecules, which is in the form of internal potential energy represented by DUP. And some part of heat is spent to doing external work done which is represented by DW। तो जैसा कि देखिए आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, DQ हीट दिया था वह खर्च हो गया DUK, DUP और प्लस कहां DW में। ठीक है, अब देखिए यह जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को मिला करके यह दोनों किसका रूप है, तो कहेंगे यह दोनों जो है वह इंटरनल एनर्जी का रूप है। इसका मतलब DUP के जगह में हम लिख सकते हैं DU। तो जब आप पुट करेंगे तो आएगा DQ बराबर DU प्लस DW। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए कितना आसान है, हमने कहा ये हर किताब में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। किसी भी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा 3 रूपों में विभक्त हो जाती है, अर्थात पहले उस बॉडी के, उस निकाय के तापमान को बढ़ाने के लिए, अर्थात उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, दूसरा टू इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द थर्ड पार्ट इज स्पेंट इनटू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से आपको अब एक ही चीज याद रखना है, कोई कहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, DQ बराबर DU प्लस DW होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसके आगे बात करते हैं कुछ और ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आपने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम लोगों ने कितनी आसान रूप में इसको समझने का प्रयास किया। तो आप लोग को कैसे समझ में आता है, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया, तो इन सब चीजों का फीडबैक आप लोग देते रहा करिए। और एक अच्छी नोट्स अगर आप चाहें तो कॉपी बना करके पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी, जो अनेक जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आप क्वेश्चन को वहां पे क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इसलिए देखिए जितने ज्यादा आप दोस्तों तक शेयर करोगे, वीडियो को भेजोगे, तो हमारे पास क्या होता है, कमेंट आते हैं कि हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, तो हमको अच्छा लगता है, हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता है कि नहीं आप लगातार वीडियो क्लासेस को देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो हम और भी लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जिसे हम ऊष्मीय क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय क्षमता के नाम से जानते हैं।
तो देखिए हीट कैपेसिटी को अगर हमें समझना है तो हीट कैपेसिटी जैसे हर एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से हीट कैपेसिटी को अगर हमें समझना है तो इस बात को समझना पड़ेगा। एक फिर से छोटे सिस्टम की बात करेंगे कि यह कोई सिस्टम है जो हीट लेता है। क्या लेता है? हीट लेता है। आप जान रहे हैं कि मटेरियल, यह कोई मटेरियल है और वह मटेरियल एब्जॉर्ब करता है क्यू हीट को। हमने क्या किया, कोई मटेरियल लिया और वो एक्सटर्नली हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। कब तक? तो जब तक इसका टेम्परेचर बढ़कर डेल्टा टी, कोई भी वैल्यू है, हम लोगों ने डेल्टा टी लिया है। तो कोई भी मटेरियल बाहर एक्सटर्नली सोर्स से हीट को लेकर अपने टेम्परेचर को डेल्टा टी तक बढ़ाता है तो उसे ही हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इफ अ मटेरियल ऑफ मास m एब्जॉर्ब क्यू हीट, कितना? इफ अ मटेरियल ऑफ मास m एब्जॉर्ब क्यू हीट सो दैट its temperature rises to delta T, then heat capacity is equal to Q by delta T। यह जो है आपका फॉर्मूला होता है किसका? हीट कैपेसिटी का। अब देखिए अगर आप लोग इसमें से अपने से एक डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? जैसा कि हमने कहा कि कोई मटेरियल है, इफ अ मटेरियल ऑफ मास m एब्जॉर्ब क्यू हीट को इसने एब्जॉर्ब किया सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस टू डेल्टा टी, इसका तापमान कितना हो जाए? डेल्टा टी हो जाए। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई डेल्टा टी। Q बाई डेल्टा टी के अनुसार अब आप चाहते हो कि दूसरी परिभाषा बनाने को, तो हम क्या कहेंगे? हीट एब्जॉर्ब, ध्यान दीजिएगा, हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, कब तक? जब अगर डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो इफ क्या कहेंगे, तो आप क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब हीट टू राइज द temperature of body at 1 degree Celsius is known as the heat capacity। इसको आप देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितनी मात्रा एब्जॉर्ब, हीट की कितनी मात्रा एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा जब उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। उसे हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है हीट कैपेसिटी के बाद बहुत छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में आती रहती हैं। हीट कैपेसिटी के बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट को। किसे देखेंगे? स्पेसिफिक हीट को। देखिए स्पेसिफिक हीट को आप हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, जैसे कि अभी आपने देखा कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी होता है। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो एक सिंपल सी बात है कि अभी हमने कहा था कि उस बॉडी का जो मास है वो m होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखिए अगर मास 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो हीट कैपेसिटी ही स्पेसिफिक हीट बन जाती है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं, देखिए हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज known as heat capacity per unit mass is known as specific heat।
स्पेसिफिक हीट को जो है आप C से भी लिखते हैं और S से भी लिखते हैं। तो आप देखिए कि C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, हीट कैपेसिटी अपॉन में यम हो जाता है। हीट कैपेसिटी अपॉन में यम हो जाता है और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने देखा Q बाई डेल्टा टी इंटू एम हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एक रिलेशन निकालेंगे तो Q बराबर एम सी डेल्टा टी हो जाता है, या फिर आप यम यस डेल्टा टी हो जाता है। यह जो है आपका Q बराबर एम एस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट का रिलेशन होता है। अब देखेंगे कि यह जो स्पेसिफिक हीट है क्या है, स्पेसिफिक हीट है, यह भी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अर्थात 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम इसको दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्पेसिफिक हीट एक जो होता है जिसे हम सीपी के नाम से जानते हैं और दूसरे को सीवी के नाम से जानते हैं। देखिए सीपी को अगर आपसे पूछा जाए कि सीपी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, पी फॉर प्रेशर होता है। और सीवी अर्थात स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो ये हो जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और एट कांस्टेंट पी, और ये हो जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी हो जाता है। तो देखिए यह रहा आपका स्पेसिफिक हीट। इसके पहले पढ़ा हमने हीट कैपेसिटी, उसके पहले पढ़े हमने क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तीनों चीजों का आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी कराएंगे, वर्गन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का डेरिवेशन कराएंगे। तो आप सभी को यह वीडियो या क्लासेस या मैटर कैसे लगता है आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहें और अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जितने भी मित्र हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।